तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे मुंबई के ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो सबसे बड़ा जुए का खेल खेला जाता था एक ज़माने में, जिसको कहते थे मटका। कुछ लोग मटका और सट्टा को कंफ्यूज कर जाते हैं। मटका अलग चीज़ है, सट्टा अलग चीज़ है। सट्टा जो है वो बेटिंग है, वो गैम्बलिंग है, जो कानून के नीचे आ जाती है, क्योंकि उसमें आप कमोडिटीज़ पे आप सट्टा लगाते हो कि जैसे कल को गेहूं का रेट क्या होगा, चने का रेट क्या होगा, हर की दाल का रेट क्या होगा, या स्टील का रेट क्या होगा, सोने चांदी का क्या होगा। इसी तरह क्रिकेट मैचेस का क्या अंजाम होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन शतक बनाएगा, कौन 50 रन बनाएगा, कौन ज़ीरो पे आउट होगा। तो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस के टाइम पे उनके ऊपर बहुत बड़ा सट्टा लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, किसके कितने एमएलए आएंगे, किसके कितने एमपी आएंगे। और आपने देखा होगा कि जितने पोलस्टर्स हैं जो इलेक्शंस को लेके भविष्यवाणी करते हैं, उनमें से ज़्यादा सटीक विश्लेषण जो होता है वो सट्टा ऑपरेटर्स का होता है। लेकिन मटका उसके सामने एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मटका किसी भी चीज़ पे नहीं लगाया जाता। ये एक प्योर नंबर्स गेम है। 0 से लेके 9 तक के नंबर का खेल है। उसके अंदर अंदर जो जितने डिजिट्स बनते हैं, 1 से 12, 12 से 24, 24 से 34, इस किस्म के, या 60 से 65, 99, 100 नहीं होता कभी उसमें। तो 100 3 डिजिट जो हैं वो एक स्पेशल पाना होता है जिसको ट्रिपल पाना कहते हैं। लेकिन नंबर जो हैं वो वही रहेंगे बिटवीन 0 टू। बड़ा टीडियस सिस्टम है, समझाने में भी बहुत मुश्किल है, आपके लिए समझना भी बहुत मुश्किल है। एक कहावत है, आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, कि उर्दू ज़बान जो है वो एक दिन में नहीं आती, वो आते आते ही आती है। इसी तरह मटका जो है वो समझाया नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता। ये तो आपको वहाँ पे जाके खेलना पड़ता है, रोज़ जाके उसको स्टडी करना पड़ता है। इसकी भी घोड़ों की रेस की तरह एक बैकग्राउंड स्टडी की जाती है कि आज से 15 दिन पहले कौन से नंबर आए थे, नंबर्स का सर्कल क्या है, उसके मुताबिक आज के दिन में कौन से नंबर आ सकते हैं। तो ये बड़ा बहुत टीडियस और बहुत देखने में आसान लगता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की अपने रिपोर्टिंग के ज़माने में कि इस सिस्टम को पूरी तरह समझूं। महीनों तक स्टडी कर कर के भी ये पूरी गेम कभी समझ में नहीं आती। ठीक है, एज एन नोवाइस, एक जो होते हैं जिसको कहते हैं नए आदमी की तरह, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये लगा के देख लिया, उसमें से कभी आ गया ठीक है, नहीं तो हार के बुरा नहीं लगता था। तो ये एक मटके का एंट्री केसेस हैं जो बहुत कम समझ में आती हैं। मटका शुरू होता है, मैं अब ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, 1960-62 के करीब, जब लंदन में जो कॉटन एक्सचेंज, न्यूयॉर्क का जो कॉटन एक्सचेंज था, उसी तरह में एक कॉटन एक्सचेंज मुंबई में हुआ करता था, आज भी है। कालबा देवी पाईदुनी के एरिया में कॉर्नर पे कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग है बहुत बड़ी। तो वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में हमारा 12 घंटे का टाइम डिफरेंस भी है, वहाँ पे दिन शुरू होता है तो हमारी रात शुरू हो जाती है। तो वो जो कॉटन के इंटरनेशनल रेट्स जो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज डिक्लेयर करता था, उनको टेली प्रिंटर्स के थ्रू इंडिया में और बाकी दूसरे मुल्कों में उनको रिले किया जाता था कि आने वाले 24 घंटों में कॉटन का रेट क्या होगा, क्लोजिंग रेट क्या होगा और ओपनिंग रेट क्या होगा। तो वो उसको लेके लोग यहाँ के जो थे जुआबाज, जिनको छोटे छोटे पैसे, देखिए आप सट्टा वगैरह लगाना है तो आपको काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन मटका एक पुअर मैन्स गेम थी, नंबर्स गेम। आप उसके पहले जब शुरुआती दिन हुए तो कुछ अमीर लोगों का धंधा था। तब ये जो मिनिमम बेट्स थी वो 10 रुपये 15 रुपये वगैरह शुरू होती थी, तो हर आदमी नहीं लगा सकता था। तो जिस आदमी की रोज़ की तनख्वाह ही 10 रुपये है, 300 रुपये महीना सैलरी है, वो कहाँ से 10 रुपये का मटका लगाएगा। तो
1962 में जब न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने वो ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट खोलने बंद कर दिए, तो जो मुंबई के लोग थे जो मटका लगाते थे उस नंबर्स पे, आखिरी 3 डिजिट्स पे, वो इन्होंने बंद करके एक नया जो तरीका था वो ईजाद किया। उसकी शुरुआत सबसे पीक कल्याण जी भाई वर्ली वाला कल्याण जी भाई भगत, उस शख्स ने इसको थोड़ा सिस्टम को मॉडिफाई करके, पहले तो टेलीप्रिंटर से नंबर आ जाते थे तो उनकी सीक्रेसी रहती थी और उनकी जिसको कहते हैं वो ईमानदारी भी रहती थी कि हेराफेरी नहीं होती थी। तो लेकिन अब नया तरीका क्या अपनाया जाए, वो नंबर कैसे खोले जाएं, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए एक मटके का इस्तेमाल किया जाने लगा। मटका घड़ा कह देते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में। तो उसमें पर्चियाँ डिफरेंट नंबर्स डाल के जो 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 सिस्टम थे इनके, सिंगल पाना, डबल पाना, ट्रिपल पाना, उसके बाद मोटर, ये वो, तो सब मिंडी, बहुत से हैं चक्कर। तो वो नंबर्स डाल के घड़े में डाल दिए जाते थे। किसी अनजान अज्ञात आदमी को बुला के कि इसमें से एक पर्ची निकालिए, वो जो भी पर्ची निकालता था वो उस दिन का सुबह निकाला तो ओपनिंग नंबर हो जाते थे, डिफरेंट लोगों से निकलवा लेते थे और वो इमीडिएटली नंबर्स सर्कुलेट हो जाते थे। वो एक बड़ा अजीब सिस्टम है, उसको समझने में बहुत देर लगती है कि इतनी जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर कौन सा नंबर मटके का खुला, वो पूरे देश में और इंटरनेशनल सेंटर्स पे कैसे पहुंचता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बुझारत है। वही मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे पहुंचता है। बहुत लंबा चौड़ा इनका तंत्र मंत्र जुड़ा हुआ, उसके साथ बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से तरीके इन्वॉल्व हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज के लोग ये काम करते हैं। तो वो नंबर जब दुनिया भर में पहुंच जाता है तो उसको देख के लोग, जो जीता होता है वो अपना पैसा क्लेम कर लेता है, जो हारा होता है उसका पैसा गया। तो आप देखिए कि 1 रुपये पे 9 रुपये मिलते थे अगर आपका मिनिमम जो बेट होती थी। ज़्यादा तो दूसरे सिस्टम है उनमें कई गुना ज़्यादा भी मिलता है। तो मिनिमम जो था, तो एक आम आदमी, गरीब आदमी, जो मैंने बोला कि 1962 एक ऐसा पीरियड था जब मुंबई में बहुत सारी मिल्स जो थी वो काफ़ी ज़ोरों से चल रही थी, बहुत अच्छा व्यापार हो रहा था। कपड़े की मिलें थी, दूसरी मिल्स थी, उनमें ये सब काम वर्कर्स बहुत लगे थे, लाखों की गिनती में, जो बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं। जो अल्टीमेटली जाके 20 साल बाद 1982 में जो दत्ता सामंत ने स्ट्राइक करवाई तो लाखों वर्कर लोग बेरोज़गार हो गए। लेकिन 62 इंडस्ट्री इन मुंबई वाज एट इट्स पीक। बहुत सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर मुंबई बन गया था। बहुत बड़े बड़े, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रुप नहीं होगा जिसकी फैक्ट्री मुंबई में नहीं थी। तो उनमें जो वर्कर काम करते थे उनके लिए 5-10 रुपये लगाना मुश्किल होता था। तो उसके लिए जो इसके पैरेलल एक नया मटका जो कल्याण जी भाई ने शुरू किया था मटका, वो उसको वर्ली मटका कहते थे। कल्याण जी भाई वर्ली में रहता था, एक राशन की दुकान चलाता था और किसी को पता भी नहीं था कि ये शख्स इतना बड़ा मटका चला रहा है। राशन की ग्रॉसरी शॉप पे बैठ के वो आदमी नून, नमक, मसाले, मिर्च बेच रहा है और करोड़ों का टर्नओवर रोज़ का कर रहा है। ये कमाल की बात थी। तो वो इनका नेटवर्क ऐसा था कि अनोनिमिटी रहती थी उसमें। तो उसी तरह इसको एक नया और ये रोज़ खुलता था। दिन में पहले 2 बार था, फिर दिन में 3 बार हो गया, सुबह का, दोपहर का और लेट नाइट का। और लेकिन उसके मुकाबले में रतन खत्री नाम के शख्स ने, जो सिंधी था, पाकिस्तान से उजड़ के 1947 में खाली हाथ मुंबई में आई थी पूरी फैमिली। उस आदमी ने मेहनत कर कर के 62-63 के दौरान इसके पैरेलल एक नया मटका खड़ा कर लिया जिसका नाम रखा न्यू वर्ली मटका। तो उसको मेन मटका भी कहते थे। तो रतन खत्री ने क्या किया, उसने जो छुट्टी के 2 दिन होते थे वर्कर्स के, कई फैक्ट्रीज, ऑफिस, दफ्तर वगैरह वो सैटरडे संडे बंद रहते थे। डॉक्स में भी काफ़ी छुट्टी रहती थी, कोई वर्कर्स को लेबर लॉज के अंडर संडे की छुट्टी देनी पड़ती थी। तो उसने मटका लिमिट करके 1 हफ्ते से 5 दिन चलाना शुरू किया, मंडे टू फ्राइडे।
जो सैटरडे संडे कम मटका लगने की वजह से जो रोलिंग कम होती थी रुपये की, उसको रोकने के लिए उसने 2 दिन मटका लगाना ही बंद कर दिया। और दूसरी बड़ी बात रतन खत्री ने ये की कि उसने मिनिमम जो बैटिंग का अमाउंट था वो 1 रुपया कर दिया। अब 1 रुपये का मटका भी लगा सकते थे, ये रतन खत्री ने शुरू किया 63-64 के टाइम पे। और रतन खत्री का जो काम करने का तरीका था वो ज़्यादा क्रेडिबल था, इसलिए करते करते बाई द एंड ऑफ द डेकेड 2070 तक 1970 तक तो ये जो था ये जो रतन खत्री के मटके का टर्नओवर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मोर हो गया कल्याण जी के मटके से। तो ये उस आदमी के दिमाग की एक करामात थी कि उसने लोगों की मजबूरियों को समझा और उससे जो वॉल्यूम था वो बढ़ा। पहले अगर 5 रुपये की बेट से सपोज करो 1000 बेट लगती थी, तो अब 1 रुपये के हिसाब से भी 25,000, 30,000, 50,000 बेटें लगने लग गई। और किसी को दुख भी नहीं होता था, तकलीफ नहीं होती थी मटका नहीं लगा तो। ये रतन खत्री के आने से ये कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन में लोगों को जो एक वैरायटी मिली वो छोटे लेवल का एक नंबर गेम खेलने का, जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता था। बहुत लीनियंट है हमारा गैम्बलिंग एक्ट। उसमें भी कई शर्तें हैं कि आपको अगर आपके पास कोई सोशल क्लब का परमिट है तो आप वहाँ पे कार्ड गेम से जुआ खिला सकते हो। यहाँ जो बड़े बड़े क्लब्स हैं जैसे बॉम्बे जिमखाना हुआ, जो प्रेस्टिजियस क्लब्स, वहाँ पे कार्ड टेबल्स की परमिशन दी गई। एक ज़माने में हमारे प्रेस क्लब में भी कार्ड टेबल हुआ करता था, वहाँ भी लोग पैसा लगा के जुआ खेलते थे। तो उसके नीचे अगर आप कोई वायलेशन करते हो गैम्बलिंग एक्ट का तो आपको पकड़ा जाता था, इमीडिएटली बेल होती थी, छोटा सा फाइन भरना पड़ता था, फिर बाहर। तो लेकिन मटका के ऊपर आप किस किस को पकड़ोगे? आप एक मटका के अड्डे पे रेड मारने जाओ तो वहाँ 150-200 लोग हमेशा ही खड़े रहते थे मटका लगाने के लिए, सब गरीब लोग। तो पुलिस वाले भी थोड़ा लीनियंटली लेते थे कि उनको पकड़ेंगे, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो जज भी क्या बोलेगा, क्यों पकड़ के लाए, ये 1 रुपये का मटका लगा रहा था, जाने दो, छोड़ दिया। तो ये एक जो लीगल लुकुनाई जो था उसमें से बचने का एक साधन भी बना। और दूसरी बड़ी बात थी कि मटका ऑपरेटर्स बहुत बड़े लेवल पे हफ्ता जनरेट करते थे, जो लोकल पुलिस स्टेशन को, पॉलिटिशियंस को और कई सारी एजेंसीज़ को रेगुलरी देते थे और भाई लोगों को भी देते थे। उनके इलाके में अगर दाऊद का एरिया है तो वहाँ को जाएगा, अरुण गवली का एरिया है तो उसको हिस्सा जाएगा, अमर नायक का एरिया है उनको हिस्सा दिया जाएगा, वर्धा राजन का है तो उसको दिया जाएगा। तो चलते चलते ओवर द ईयर्स ये धंधा 1970 तक इतना ल्यूक्रेटिव हो गया, इतनी अच्छी रिटर्न्स देने लगा कि इसको लोगों ने एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया। बहुत बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी पैसे वाले थे वो भी इसमें आने लगे और ये एक तरीके से कुछ जो ब्राइब जो सिस्टम था उसको लीगलाइज करने का तरीका भी था। तो बहुत से लोग जो थे, इसमें एक टर्म हुआ करती थी खाना, कि एक एक नंबर जो आज के एक अड्डे से जितने नंबर लगे उसमें से जो ऑपरेटर होता था वो एक हिस्सा उसका खा जाता था, मतलब रिटेन कर लेता था अपने बड़े डीलर के साथ मिलके कि मिनिमम मैं आपको इतना दूंगा, उसके नीचे जितना भी मेरा नुकसान हो, फ़ायदा हो मेरा, तो मत फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आज की जो प्रसीड है ओपनिंग की वो मैं 50,000 में खरीदता हूँ, मेरा भले 30,000 आए या 80,000 आए, वो मेरी किस्मत। तो वो इसको खाना कहते थे कि उसने एक दिन का वो जो मटके का बिजनेस था वो हड़प लिया अपने मेन डीलर से। तो बहुत सी बातें हैं इसमें। तो वो जो पैसा जनरेट होता था वो कोई बड़ा, कोई ऑफिसर, कोई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन किसी तकलीफ़ में है, उसको पैसा चाहिए होता है, तो रतन खत्री या कल्याण जी भाई अपने एक बड़े ऑपरेटर को कहते थे कि यार तू एक दिन का पैसा खा ले,
और इसको दे देना, मैं सीधा इससे डील नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से एक ब्लैक मनी को जनरेट करके उसको लोगों तक पहुंचाना, ये मटके से बहुत साल काम चलता रहा है। और इसके तरीके से इन लोगों ने, कल्याण जी ने और रतन खत्री ने, उनके बाद पप्पू सावला आ गया, वो उसकी कहानी भी बाद में सुनाएंगे। तो इन लोगों ने उस 2 नंबर के पैसे से इतना बड़ा क्लाउड बनाया अपना कि इनको देख के लोग रश्क किया करते थे। और उनमें से काफ़ी पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे, वो सेक्टर्स जिनको बैंकिंग अथॉरिटीज़ लोन नहीं देती थी, जिनको फाइनेंस नहीं मिलता था, उस इंडस्ट्री को फाइनेंस करना इन लोगों ने शुरू किया एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कई बार तो 40% जो तक के ब्याज से ये लोग पैसा लैंड किया करते थे। बहुत सारी फिल्मों में फाइनेंस किया। और रतन खत्री ने तो एक अपनी फिल्म भी बना ली थी, रंगीला रतन, जिसका नाम रखा। तो इस तरीके से एक ग्लैमर के साथ भी इनका ये ट्रेड जो था मटके का, वो जुड़ा रहा बहुत साल। उसी तरह एक धर्मात्मा फिल्म आई थी, कोई मुझे मेरे दोस्तों ने बताया जब मैं पिछले दिनों से बात कर रहा था इन लोगों की, कि उसमें प्रेमनाथ का जो रोल था एक मटका ऑपरेटर का, वो दैट वाज बेस्ड ऑन रत्न खत्रीज लाइफ। तो ये इनका एक तरीका था। अब देखिए कि आपको हैरानी होगी कि ये मटके का जो रिले होता था कि कौन सा नंबर खुला, वो 5 मिनट में पूरे देश में कैसे पहुंचता था। तो इनका एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन था। कुछ 2-3 टेलीफोन जो थे वो एक मेन ऑपरेटर के पास होते थे। रतन खत्री, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझा सके। रतन खत्री ने सपोज 1 2 3 उस दिन का ट्रिपल पाना निकाला और उसने ये रिले करना है। उनकी जो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज था, उनके जो शिफ्ट इंचार्ज हुआ करते थे, सुपरवाइज़र हुआ करते थे, उनके साथ बहुत गहरी साँठ-गाँठ थी। तो रात को वो जो 12 बजे मटका खुलता है, 11:30 बजे, उसके लिए उन्होंने टाइमिंग रखा था कि वहाँ पे जो नाइट शिफ्ट 11 बजे शुरू हो जाती है, उसके बाद जो नए लोग आएंगे वो हमारा काम करेंगे। तो उस एक ऑपरेटर के पास जो 25-25, 30-30 लाइन होती थी, वो 5 मिनट के लिए एसटीडी कॉल जो उस ज़माने में एक्सचेंज के थ्रू जाया करती थी, जहाँ नंबर घुमाने पे भी बात सिस्टम आ गया था। तो वहाँ से वो लोग डायरेक्ट उन लाइंस के थ्रू, जो डेडिकेटेड लाइंस डिफरेंट एक्सचेंज में रखी होती थी, उनके थ्रू डिफरेंट शहरों में, पूना में, नागपुर, अमरावती, बड़ौदा, अहमदाबाद, तो वहाँ तक वो रिले हो जाता था कोडेड वर्ड में। तो 1 2 3 ने वो 3 2 1 बोलते थे, जिसके पास गया उसको पता चल जाता था कि इसका मतलब क्या है। ये इनका एक इंटरनल सिस्टम भी था। उसी तरह जो बड़े 5 स्टार होटल मुंबई के थे, 4-5 बड़े थे, उनमें से जो टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे उनके 5 स्टार होटल्स के, उनको भी इस्तेमाल किया जाता था। आपको हैरानी होगी, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे हॉलीडे इन में एक लड़की हुआ करती थी, वो शिफ्ट इंचार्ज थी टेलीफोन एक्सचेंज की हमारे होटल के। वहाँ से वो शिफ्ट करके ओबराय में गई और वहाँ से उस लड़की ने मुझे एक दिन कॉन्फ्रेंस में, मैं रिपोर्टर बन गया, बाद में मिली बहुत सालों के बाद, तो ये इसकी मटका वगैरह की बात चली। तो उसने बताया कि शी मेंटेड लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत पैसा कमाया ये मटके के जो मैसेज थे वो जो होटल का टेलीफोन एक्सचेंज था उसकी लाइनों में आगे पहुंचा के। अब वो बोले कि वो होटल का बिल कैसे एडजस्ट होता था। वो जो बड़े अमीर जो गेस्ट आते थे फॉरेन के, दूसरे अरब के, उनके बिलों में एक के कॉल डाल देते थे। कोई चेक नहीं करता कि कहाँ मैंने कॉल किया नहीं किया, जाने के टाइम पे होटल का बिल दिया, टेलीफोन का बिल दिया, चले गए। बहुत कम लोग होते थे, उनको अपनी इज्जत और शान के खिलाफ भी लगता था कि वो एक एक टेलीफोन कॉल का खर्चा गिने, मैंने कितनी कॉल कितने पैसे के लिए हुई, क्या हुआ। वो बड़ी यूज टू बॉदर, मैंने वो सिस्टम करीब से देखा है। तो वो यहाँ तक ये इनका सिस्टम था। और भी सिस्टम थे, वो लोग क्यों करते थे, उनको पैसा कैसे पहुँचाया जाता था, वो टेलीफोन के सुपरवाइज़र थे एक्सचेंज के, वो पैसा कैसे इकट्ठा करते थे, वो एक अपने आप में बड़ी लंबी कहानी है। और इतना बड़ा अमाउंट जिसमें
कोई 500 करोड़ रुपया महीने का डिफरेंट मटकास का टर्नओवर होता था। उसमें लड़ाई झगड़े भी होंगे, मर्डर भी होंगे, खून खराबा भी होगा। इसी किस्म का एक किस्सा कल आपको सुनाएंगे, जब सुरेश भगत का मर्डर उसकी अपनी ही बीवी और उसके अपने ही बेटे ने करवाया। ये किस्सा कल सुनाएंगे, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।